कि कुछ पाकिस्तान के अंदर ना मुगल सिंड्रोम पाया जाता है। मुल्क आपका बर्बादी की तरफ हो, ठीक है, आप जॉबलेस फिर रहे हो, फिर भी संडे को आपने दोस्तों के साथ कहीं कोने में बैठ के चाय के 2 कप पी लिए, 2 पराठों के साथ यहाँ वहाँ की बातें कर ली, यू फील दैट इज लाइफ। तो ये थोड़ा सा इशू है, हमें इसलिए रिकॉर्ड करते हैं जितना हमसे हो सके, लोगों तक ये बातें पहुंचाते हैं। अब बाकी उनकी मर्जी और मुल्क की किस्मत जिस वे में चली जाए, एटलीस्ट हम तो ये कह सकते हैं कि हमने वी डिड आवर बिट एज अ गुड सिटीजन। तो इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए क्योंकि जब तक आप पॉलिटिक्स का, जियो स्ट्रेटेजी का या फिर हिस्ट्री का थोड़ा बहुत आपके पास नो हाउ नहीं होगा, ना तो आप सिलेबस समझ पाएंगे, ना आप एक्स्ट्रा बुक्स लिख पाएंगे, ना आपके पास आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स होंगी, राइट? जिस भी आप सब्जेक्ट को उठाएं, ख्वाह वो पाकिस्तान अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स हो, ऐसे हो, ठीक है, कंपल्सरीज की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस आपकी हेल्प करता है। आपकी आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स बिल्ड होती हैं, आप किताब पढ़ते हो उसको आप समझते हो, आप कोई डिबेट सुनते हो उसको आप समझते हो। Every CSS aspirant must have a very basic knowledge of international politics and international relations, the changing trends of international politics. आप उस वक्त तक रूसो यूक्रेन वॉर को प्रॉपरली नहीं समझ सकते जब तक आपको आईआर का नॉलेज ना हो, ना आपको पॉलिटिकल साइंसेस वो नॉलेज देता है, ना अकाउंटिंग एंड फाइनेंस देता है, ना जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको ये नॉलेज नहीं देते। फिर वही बात होगी कि 2 सेंटेंस पढ़ ली, आंखें बंद कर ली, दिमाग में उसको घुमाया, फिर उसके बाद पेपर पे लिखा, वही रट्टे वाला मामला। तो सीएसएस के अंदर वो चीज नहीं चलती। उसके अलावा इस चीज का क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि आप ये पढ़ते हो, इसको पढ़ने के लिए जो बेसिक चीजें आप पढ़ते हो कि कहाँ से इसकी बुनियाद हुई, क्या चीजें थी जो इसको एक डिसिप्लिन की शक्ल में लेके आई, डिसिप्लिन बनने से पहले क्या इंटरनेशनल रिलेशंस एग्जिस्ट करता था, ये सारी चीजें आपकी यूरोपियन हिस्ट्री के बेसिक चीजें हैं। इसको आप पढ़ो तो यूरोपियन हिस्ट्री आपके लिए इजी। दूसरा, इसका पेपर 2 जब आप पढ़ते हो तो यूरोपियन हिस्ट्री का 50% वहां से आपका हो जाता है। यानी कि मैंने जब यूरोपियन हिस्ट्री की तैयारी की तो हार्डली मैंने कोई 3-4 टॉपिक्स तैयार किए होंगे, बाकी आईआर ने सारा वो कवर कर लिया था। फिर उसके बाद आईआर के अंदर अप्रोचेस टू पीस है, जिसके अंदर इंटरनेशनल लॉ के बारे में हम पढ़ते हैं, और इंटरनेशनल लॉ एक सब्जेक्ट है 100 नंबर का, ऐसा सब्जेक्ट कि जिसमें अभी तक कोई फेल नहीं हुआ। लोगों को पता ही नहीं है, वो समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या किसी और लॉ की तरह है, ठीक है, ये शरिया लॉ की तरह है जिसमें मुझे आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स वेरी सिंपल सब्जेक्ट जिसमें कोई आर्टिकल्स वगैरह नहीं होते, चंद केसेस होते हैं, वो भी कहानियों की तरह याद करके मार्कर से लिखे तो एक्स्ट्रा नंबर ना लिखें तो बस उनको मेंशन भी करें, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक, तो आईआर एक होलिस्टिक आपको सीएसएस का एक नॉलेज प्रोवाइड करता है। जो बंदा इसको नहीं उठाता, ये जो बंदा कहता है कि नहीं आईआर इज एज आईआर कैन बी रिप्लेस्ड बाय पॉलिटिकल साइंसेज और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, तो मैं सिंपल अल्फाज में विदाउट अडॉप्टिंग माइल्डर टोन, वो बंदा खाने की जगह घास चरता होगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या? व्हाट इज दिस? इससे हम बातों का आगाज करेंगे आज। बेसिक नो हाउ दूंगा आप लोगों को। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, लकीली दे हैव रियलाइज्ड इट, और इंशाल्लाह उनके काम में भी ये चीज़ आएगी। मुझसे जो पढ़ता है मैं उसके लिए इस बात को कन्विंस उसको करता हूँ कि उसने आईआर रखनी है। और स्टूडेंट्स यहाँ वहाँ सुनते हैं, डूबते को तिनके का सहारा, जहाँ से भी थोड़े बहुत उसको इन्फॉर्मेशन मिले विदाउट रियलाइजिंग वेदर इट्स करेक्ट और वेदर इट्स नॉट करेक्ट, बच्चे एस्पायरेंट्स उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन बाद में वो रियलाइज करते हैं, जब मैं उनको कन्विंस करता हूँ, दे इनफैक्ट थैंक मी लेटर ऑन। ठीक, तो वो एकदम से नहीं होता, कुछ अरसे बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, प्रीवियस स्टूडेंट्स भी, वो बात ये वो चीज रियलाइज कर चुके हैं।
खैर है क्या इंटरनेशनल रिलेशंस? इंटरनेशनल रिलेशंस 200 नंबर का एक सब्जेक्ट है सीएसएस के अंदर। थोड़ी बहुत मैंने नो हाउ इसकी दे दी। और मिस सिद्रा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये यूट्यूब चैनल पर डालें। आई वांट एवरीवन टू रियलाइज इट। मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं जहां भी और जितनी भी सीएसएस प्रिपरेटरी स्कूल्स में मैं पढ़ाता हूँ, वहां पे बेशक मैं खुद ना पढ़ाऊँ, स्टूडेंट्स को मैं कन्विंस करता हूँ कि वो इंटरनेशनल रिलेशन जरूर रखें। तो ये श्योर यूट्यूब सर। पे भी डाल दें ताकि लोगों को, जितने भी लोग हो सके, उनको ये बात पता चले, ताकि उनके लिए आसानियां क्रिएट हो सके। श्योर सर। 200 नंबर का पेपर है, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आपसे क्या पूछा जाता है? बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, कब बना, कैसे बना। आप रेफर्मेशन, रेनेसां, ये चीजें जो आप यूरोपियन हिस्ट्री में पढ़ते हो वही चीजें। 100 ईयर वॉर्स, 30 ईयर्स वॉर्स, इनसे चीजों को शुरू करते हो। यूरोप का नो हाउ आप इसमें जानते हो, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिक्स का नॉलेज इस दुनिया में है, या कोई भी नॉलेज, आर्ट्स का हो, पॉलिटिक्स का हो, फलसफे का हो, एवरीथिंग हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूरोप। मॉडर्न नॉलेज की बात करो, किसी जमाने में मुसलमान भी थे, आजकल नहीं है। मेडिसिन में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, म्यूजिक में मुसलमान बहुत आगे थे किसी दौर में, कि जिस दौर में वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू को लोग समझते थे। बाद में फिर मजहब को सियासत के लिए, इकोनॉमी के लिए जब लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो हम सबसे पीछे हैं और लोग तो हमसे डरते हैं। इस्लामोफोबिया, पीपल आर स्कैर्ड ऑफ अस, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं आयतों को उठा के करते हैं जो आयतें किसी मखसूस जगह के लिए या मखसूस टाइम के लिए आयतें नाजिल हुई थी। हम नाउजुबिल्लाह अल्लाह का नाम लेते हैं और किसी इंसान की जान लेते हैं। खैर, अलग डिस्कशन। इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल अप्रोच, थ्योरीज हैं आईआर की, कुछ कुछ क्लासिकल थ्योरीज हैं, कुछ कंटेम्प्रेरी या रेडिकल थ्योरीज हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा पोर्शन है स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू आईआर। क्या आप जिस तरह सोचते हो, इंडिया अगर कहता है कि दूध मांगो खीर देंगे, कश्मीर मांगो चीर देंगे, क्यों सोचता है? हम जो सोचते हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारी सोच जो बनाई गई है, क्यों है? इसको स्ट्रेटेजिक कल्चर कहा जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आपकी आइडेंटिटी जो है, आप खुद को किस तरह से पाते हो, और फिर उसके हिसाब से क्या आपके एक्शंस होती हैं। ये सारी चीजें बिल्ट इन होती हैं। ठीक, इसके बारे में फिर वॉर्स के बारे में, वॉर्स क्या है, वॉरफेयर क्या है, वॉर के टाइप्स क्या है, वॉर की जनरेशंस क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस में। फिर उसके बाद डेटरेंस। डेटरेंस क्या चीज है? पहले किले बनाए जाते थे, पहले शहरों के गिर्द दीवारें बनाई जाती थी। याद है कि बगदाद में जब चंगेज खान गया, तो दीवारें इतनी मजबूत थी कि बाहर वो खड़ा रहा, सप्लाई बंद की, अंदर लोग जब मरे, वहां पे चील कौवे जब उड़ने लगे उसके ऊपर, फिर वो अंदर गया, बगदाद जला के निकल गया। वो डेटरेंस बाय डिनायल था, लेकिन मंगोलों जैसे लोग आके उससे भी, उस चीज से भी लोगों को, उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी। खैर, वॉर स्ट्रेटेजी अलग चीज। आजकल डेटरेंस क्या है? पहले आर्मी होती थी, आजकल न्यूक्लियर वेपन्स है या न्यूक्लियर अम्ब्रेला है। इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का क्या कनेक्शन है, इसमें हम पढ़ेंगे। मर्केंटलिज्म क्या था, इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या है, ठीक है, वगैरह वगैरह चंद चीजें हम पढ़ेंगे। फिर उस, एम आई ऑडिबल? जी सर। अच्छा, ये माइक्रोफोन मेरा एक ही ग्रीन, उसमें जो सिग्नल आता है वो एक ही जगह पे रुका हुआ है। खैर, आवाज मेरी ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी क्या चीज़ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अप्रोचेस टू पीस, इसके अंदर इंटरनेशनल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो एक आपका कोर्स का नो हाउ यहीं से आपको मिलेगा। एक यूरोपियन हिस्ट्री आपको मिलेगी, एक इंटरनेशनल रिलेशंस, और दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिसमें आज तक मैंने किसी को फेल होते हुए नहीं देखा। दूसरा पेपर,
इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, तीसरी जंग अजीम, कोल्ड वॉर, ये सारी चीजें आपकी यूरोपियन हिस्ट्री का हिस्सा नंबर 2 है। यूरोपियन हिस्ट्री का 50% यहाँ आपका क्लियर कवर हो जाता है। रीजनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स किसको कहा जाता है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूरोपियन यूनियन, ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। पॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया, कंटेम्प्रेरी इश्यूज या ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, आजकल जो हो रहा है उसके बारे में आपको नोहाव मिलेगी। और ये चीजें आपको ना पता हो तो आप कोई भी पेपर ना समझ सकते हैं ना उसके बारे में आप लिख सकते हैं। बुक्स, रिकमेंडेड बुक्स कौन सी, मैं जो बुक रिकमेंड करता हूँ, एक ही बुक मैं रिकमेंड करता हूँ विच इज मोर देन एनफ। आप अच्छे से लेक्चर्स हो, आईआर सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कोई भी इसको समझ सकता है, दिस बुक इज इनफ। ये याद रखिएगा कि 7th एडिशन मैं जिसको पढ़ाता हूँ या जिसको नहीं पढ़ाता सबको ये बुक मैंने रिकमेंड की है। और 7th एडिशन, ठीक है, ये 13 एडिशन तक बात है हमारे सीएसएस के साथ। 7th एडिशन, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जॉन बेलिस, स्टीव स्मिथ, पेट्रिशिया ओवंस, 7वीं एडिशन, इट्स मोर देन इनफ। ये आपने पढ़नी है। बाकी एक्स्ट्रा पढ़नी है तो केनेथ वॉल्ट्स की थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ें, अंडरस्टैंडिंग फॉरेन पॉलिसी पढ़ें या डिप्लोमेसी पढ़ें हेनरी किसिंजर की, जितनी पढ़ें आपका फायदा, लेकिन ये आपके पास जरूर किताब होनी चाहिए। मैं कभी भी टेक्स्ट बुक जो मुख्तलिफ पब्लिशर्स देते हैं वो रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो एक बंदे का नैरेटिव होता है। यहाँ पे हर स्टूडेंट का नैरेटिव अलग होना चाहिए। नैरेटिव जब तक अलग नहीं होगा आप एक्सेल नहीं कर पाएंगे। दिस इज द बुक। नहीं, 6th में ना ले मारिए, 7th में मिल जाएगा। कल मुझे एक एकेडमी में मैं पढ़ा रहा था, स्टूडेंट्स मेरे पास है, किसी के पास 13th है, किसी के पास 8th एडिशन है, 7th एडिशन मिल जाए। मुझे ये बुक मिली है तो आपको भी मिलेगी, ऑनलाइन मिल जाती है किताबें। ये जब मैंने खरीदी थी पायरेटेड वर्जन इसका कोई 800 रुपए का था, अभी मैक्सिमम 1000 का होगा। ये न सिर्फ इसमें, बाकी बहुत सी चीजों में आपकी हेल्प करेगा। ओहो, गलत किया आपने, गलत किया आपने। 7th एडिशन, ना 8th ना 13th, 7th एडिशन। अच्छा, अब इसकी सिलेबस को डाइसेक्ट करते हैं कि भाई ऊपर जो हमने चीजें बताई हैं पेपर 1 पेपर 2 की, उनको डाइसेक्ट कैसे करें। आपको टॉपिक्स का बताओ क्या चीजें आप पढ़ेंगे, एक फ्रेमवर्क। देखिए कोई भी कोर्स हो, उस कोर्स का फ्रेमवर्क आपके पास जरूर हो, आपके दिमाग में एक मैप हो, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स का तो बहुत जरूरी है। हिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो मैप्स टीचर आपको बताए कि भाई ये मैं पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स में टीचर बताए ये मैं पढ़ाऊंगा, आईआर में बताए आपको, करंट अफेयर्स में बताए, ठीक, पाकिस्तान अफेयर्स में एक फ्रेमवर्क हो ताकि स्टूडेंट को पता हो कि अच्छा ये चीजें मैंने पढ़नी है, ताकि वो बैठे तो किसी न किसी टॉपिक में वो सर्च करे और उस पर वीडियोस देखे, उस पर डिबेट सुने, उस पर कोई किताब मिले तो पढ़े। अब इसके बाद पेपर 1 की डाइसेक्शन करते हैं। पेपर 1 में इंट्रोडक्शन जो है वो प्री वेस्टफेलियन एरा, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया या पीस ऑफ वेस्टफेलिया, उससे पहले क्या था, तो ये यूरोपियन हिस्ट्री में चीजें कवर हो जाती हैं, राइट। यहाँ भी हम पढ़ेंगे तो वहां आपको फायदा होगा। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या है, सेम यूरोपियन हिस्ट्री में भी ये पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कि कब ये सिर्फ प्रैक्टिस में था, कब ये आपका एक डिसिप्लिन बन के सामने आया, उसके बारे में। इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, दोनों को हम पढ़ेंगे। दो डेफिनेशन है, एक ट्रेडिशनल है, एक आपकी मॉडर्न है। ट्रेडिशनल क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस इज द स्टडी ऑफ interactions या political interactions between states on international level। ट्रेडिशनल डेफिनेशन इसकी है कि इंटरनेशनल रिलेशंस इज द स्टडी ऑफ political interactions between states on global level।
ये आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये डेफिनेशन आप पूछे बगैर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जमाना बदल गया, डेफिनेशन मॉडर्न हो गई। मॉडर्न डेफिनेशन अभी क्या है? आईआर इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल एक्सेट्रा interactions between states as well as non-state actors on international level। अभी नॉन स्टेट एक्टर के नाम से भी चीजें मौजूद हैं जिनकी इतनी क्लाउड है कि जितनी एक स्टेट की क्लाउड है। क्लाउड मतलब इन्फ्लुएंस। क्या है नॉन स्टेट्स? टेररिस्ट ग्रुप्स। क्या है नॉन स्टेट्स? इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जिस तरह आपका यूनाइटेड नेशन वगैरह है। इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, INGOs, रेड क्रॉस वगैरह हो गया, रेड क्रेसेंट जो पाकिस्तान में, और भी जो NGOs हैं बहुत बड़े। उसके अलावा आपके लीडर्स, बिल गेट्स, इलॉन मस्क वगैरह वगैरह। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, मैकडोनल्ड्स, मेटा, टेस्ला वगैरह वगैरह। ये भी अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल इंटरेक्शंस में इनका भी उतना ही क्लाउड है। क्लियर हो गया ना भैया? मैंने अभी बता दिया आपके सवाल से कि अब फौरन बाद ही। दूसरी चीज, थ्योरेटिकल अप्रोचेस टू आईआर। थ्योरीज क्या क्या है आईआर की? चंद ही थ्योरीज हैं। रियलिज्म, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म। ये आपका कवर करता है जेंडर स्टडीज को। रियलिज्म क्या कहता है? रियलिज्म कहता है कि वॉर्स आर रियल, वॉर्स होती हैं, वॉर्स लीगल है, जस्ट है, ठीक है, रैशनल है, वॉर्स का होना लाजिम है। लिबरलिस्ट कहते हैं नहीं, इंसान सोचता है, रीजन करता है, कॉपरेशन करना चाहिए, वॉर से बचना चाहिए। रियलिस्ट कहते हैं बचना तो चाहिए लेकिन बचा नहीं जा सकता। मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स कहता है कि इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, कैपिटलिज्म के खिलाफ। लिबरलिज्म, अच्छा व्हाट इज लिबरलिज्म स्टूडेंट्स? किसी को याद है, किसी को पता है व्हाट एक्चुअली इज लिबरलिज्म? एनी आइडिया? ठीक, फ्री मार्केट है और Sir, big where no government interaction, give free space between buyer and seller. Sir, ये उसने भी कहा। देखिए, लिबरलिज्म दो चीजों का नाम है, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। फ्रीडम ऑफ मार्केट, फ्रीडम ऑफ चूजिंग योर गवर्नमेंट, इसको लिबरलिज्म कहा जाता है। ये हम पढ़ेंगे कि नॉर्मन एंजल ने क्या आइडिया दिया था, वुडरो विल्सन ने क्या दिया था। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि आइडेंटिटी जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में असरअंदाज होती है, यानी कि पीपल, सिर्फ स्टेट्स या नॉन स्टेट नहीं, लोग, लोगों का ख्याल, लोगों की राय। अगर मैं सर्टेन चीज सोचता हूं, मेरी सर्टेन आइडेंटिटी है, तो उस आइडेंटिटी को बनाने के लिए बहुत सी चीजें असरअंदाज होती हैं और उस आइडेंटिटी की बुनियाद पर मेरी इंटरनेशनल डीलिंग्स होती हैं, राइट। पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि कोई सच्चाई नहीं होती, देयर इज, ट्रूथ इज नॉट ऑब्जेक्टिव, इट्स सब्जेक्टिव। हर एक की सच्चाई अलग होती है। इंडिया के लिए पाकिस्तान बुरा था, पाकिस्तान के लिए इंडिया बुरा था, नॉर्थ कोरिया के लिए साउथ कोरियंस आर द विलन्स, साउथ कोरियंस के लिए नॉर्थ कोरियंस आर द विलन्स, जापान के लिए साउथ कोरिया बुरा है, साउथ कोरिया के लिए जापान। रियलिटी कंस्ट्रक्ट की जाती है। क्रिटिकल थ्योरी ये कहता है कि हर थ्योरी किसी न किसी वक्त के लिए किसी न किसी ग्रुप को के फायदे के लिए बना है, राइट। ये मार्क्सिज्म के साथ कह सकते हैं न्यू मार्क्सिस्टिक थ्योरी। फेमिनिज्म, खवातीन का क्या रोल है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे।
तो ओवरऑल ये इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत बड़ा पैकेज है। आप इसको किसी के साथ भी कंपेयर करें, पॉलिटिकल साइंसेस के साथ कंपेयर करें, बी योर जज। इसको आप बाकी जितने भी 200 मार्क्स के हैं सबके साथ कंपेयर करें, उनमें आप 200 में से 200 मार्क्स मिले तो आईआर में आपके पास भी इसको आप करें, ठीक है, तब भी इसके बहुत फायदे हैं। ये ऑल इनकम्पैसिंग एक सब्जेक्ट है आपका। तीसरी चीज, स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू आईआर, स्ट्रेटेजिक कल्चर पढ़ेंगे, जो हमारी सोच है, दोस्त और दुश्मन का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे बनता है, क्या चीज उसको इन्फ्लुएंस करती है, स्ट्रेटेजिक कल्चर में आता है। वॉर्स, जंगों की क्या किस्में हैं क्या नहीं है उसके बारे में। फिर डेटरेंस, जिस तरह मैंने समझाया, डेटरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में मर्केंटलिज्म, जब कॉलोनीज बनाई जाती थी, इंपीरियलिज्म का जमाना था, उस वक्त क्या किया जाता था, किस तरह सियासत और पैसा जुड़ा हुआ होता था उस वक्त। फिर इकोनॉमिक लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म का जो उसकी सोच जो दी गई फ्री मार्केट की, वो कैसे पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड है, किसको फायदा है किसको नुकसान है, वो चीजें पढ़ेंगे। मार्क्सिज्म, अब मार्क्स कहता है, इन दोनों के खिलाफ बातें करता है। मार्क्स कहता है कि इकोनॉमी ही रूट कॉज है, फ्री करो इकोनॉमी को, कैपिटलिज्म आप लेके आओ तो इससे दुनिया के अंदर नुकसानात ही हुए, फवायद नहीं हुए। उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, नेशनल पावर क्या है, बैलेंस ऑफ पावर क्या है, नेशनल इंटरेस्ट क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या चीज है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बड़े आसान चीजें। अच्छा, बैलेंस ऑफ पावर ही आपको कॉन्सेप्ट देता है वर्ल्ड ऑर्डर का। हम जो कहते हैं ना मल्टीपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी, ब्ला ब्ला, वर्ल्ड ऑर्डर, इसका कॉन्सेप्ट आपको बैलेंस ऑफ पावर देता है। इसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी, नेशनलिज्म या यूनिलैटरलिज्म क्या है, इंटरनेशनलिज्म या मल्टीलैटरलिज्म क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है। हजार दफा ऐसे आई है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, जब तक आपको ग्लोबलाइजेशन का ना पता हो आप उसमें जाके क्या तीर मारेंगे। उसके बाद अप्रोचेस टू पीस, डिप्लोमेसी क्या चीज है, डिसआर्मामेंट क्या है, इंटरनेशनल लॉ, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। यहाँ आपको नो हाउ मिलता है, 5 से 6 लेक्चर्स आप इंटरनेशनल लॉ के ले लें तो मुफ्त में आपके 100 नंबर का पेपर सॉल्व होता है। स्टूडेंट्स आई लॉ के सवालात की लंबाई, उनकी कितने वो तवील हैं, उसको देख के घबरा जाते हैं। कोई मसला नहीं, ये याद रखिएगा, सीएसएस के अंदर सवाल की लेंथ जितनी लंबी सवाल उतना आसान, क्योंकि वो वहां पे आपको चीज एक्सप्लेन कर रहा होता है। आपने इंक्वायरी ढूंढनी है, इंक्वायरी पे आपने लिखना है, वो भी आपको सिखा देंगे इंशाल्लाह। जब तक टीचिंग के प्रोफेशन में उस वक्त तक ये चीज़ें मैं कोशिश करूंगा सबको सिखाऊं। मेरा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है पढ़ाने का, तो जितने लोगों को पढ़ा सका वो आगे इंशाल्लाह फिर पढ़ा देंगे। पेपर 2, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, लीग ऑफ नेशन, यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। कब बने, कैसे बने, स्ट्रक्चर इनका क्या है, काम क्या करते हैं, ऊपर से ये क्या दिखाते हैं, अंदर से क्या मोटिव है, सारी चीजें। ग्रेट वॉर्स, ये फिर आपकी यूरोपियन हिस्ट्री का पार्ट 2 की सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो यूरोपियन हिस्ट्री का पार्ट 2 आपका इजीली हो जाएगा। और आगे आप इसको समझेंगे तो 10% वहां पे, 50% यहाँ पे, तो बीच में 30%, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली, नेपोलियन का एरा, ये 3-4 चीजें आप पढ़ेंगे तो यूरोपियन हिस्ट्री भी आपकी तैयार हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर 1, इंटर वॉर पीरियड, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, और ये सारी चीजें आपके सीएसएस बेसिक्स में भी आपको पता होनी चाहिए। ये आपको ना पता हो तो आप ना कोई किताब समझ पाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बात मेरी याद रखिएगा, ये मुख्तलिफ जो पब्लिशर्स हैं बड़े फेमस हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, नॉर्मली मैं नाम ले लेता हूँ, लेकिन सिंस ये यूट्यूब पे चीज़ जा रही है तो फिर कोई इशू हो सकता है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। बड़ी मशहूर पब्लिशर्स हैं, ठीक है, हर बच्चा उनको उठा के पढ़ता है। वो आपकी फेलियर की पहली सीढ़ी है, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फेलियर। आप किसी एक का नैरेटिव पढ़ते हैं, 1000 बंदा वही पढ़ता है, ठीक है, कुछ सोचने की आपके पास कैपेसिटी नहीं होती, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं कर पाते,
अच्छा, मेरे बाद स्टूडेंट पूछते हैं सर ऐसे के लिए कौन सी बुक पढूं? ये वो बात है कि आप कह रहे हो कि सर मैं दिन को सोया करूं, रात को जाग के काम करूं, दुनिया बदलनी चाहिए, रात को काम होनी चाहिए, दिन को सोना चाहिए। ये इतनी ही बेतुकी बात है ऐसे की किताबें पढ़ना। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, सार्क क्या है, एससीओ क्या है, ईसीओ क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, इनके स्ट्रक्चर, वर्किंग, फाउंडेशंस, एम, एम्बिशन, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फॉरेन पॉलिसीज हम पढ़ेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स की क्या है, रशिया की क्या है, चाइना की, इंडिया की, यूरोपियन यूनियन की, पाकिस्तान की। साउथ एशिया का जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान चाइना रिलेशंस, पाकिस्तान यूएसए रिलेशंस, इंडिया यूएसए रिलेशन, अफगानिस्तान क्राइसिस, पॉलिटिक्स इन इंडियन ओशन, ये सारी चीजें आपकी करंट अफेयर का पेपर आपका तैयार करेंगी। यस नाबिया, करंट अफेयर ही है, करंट अफेयर इसके बगैर किया ही नहीं जा सकता, फिर रट्टे वाली बात होगी और फिर ही लोग फेल हो जाते हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज, ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जो चल रही है, ये भी अगेन करंट अफेयर वाला। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट आर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन? कोई अपने आइडियाज दें। असद आप बताएं, उमैर आप बताएं, कैसर आप बताएं, मारिया, नाबिया, कोई भी बता सकता है अदनान के अलावा। अदनान को पता है। न्यूक्लियर बॉम्ब ठीक, न्यूक्लियर वेपन्स ठीक, हाइड्रोजन वेपन सर। हाइड्रोजन वेपन ये भी यस। और सर आई थिंक सारे वेपन्स जो भी मास को डिस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे मास को डिस्ट्रक्ट का मतलब? मतलब सर जो मारने के काम आते हैं, जो बड़े पैमाने पे लोगों की सारे जान ले। वेपन। मास डिस्ट्रक्शन का मतलब कि बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन। अच्छा, ये चीज आज अपने पास आप इस चीज को समझ लीजिए कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन सिर्फ न्यूक्स नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये वॉर्स जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे वॉरफेयर के अंदर एक आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं, दूसरे आपके टूल्स होते हैं, टूल्स के अंदर ये चीजें हम पढ़ेंगे। बिल्कुल उमर, राइट। न्यूक्लियर वेपन्स, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, तीनों। ट्रम्प जो नहीं कहता था कोविड को चाइनीज वायरस, तो वो उसको बायो वेपन के जुमरे में बात करता था। ये सारा आपको आयार समझाएगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स रोज बरोज ताकतवर होते जा रहे हैं। क्या वजह है? क्या इसके रिप्रकशंस हो सकती हैं या फवायद हो सकते हैं? वो हम पढ़ेंगे। फिर वर्ल्ड इन फ्लक्स, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है या बदल चुका, लास्ट बैच को जब मैं पढ़ा रहा था तो बदलने जा रहा था, अब तकरीबन इस बैच को पढ़ाऊंगा तो चीज़ें काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं, तो ये चीज़ें भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये था आपका इंटरनेशनल रिलेशंस। इसको समझे बगैर, अच्छा आखिरी बात मैं करूंगा, फिर उसके बाद ऐसे की क्लास है मेरी। आज स्टूडेंट्स भी बहुत कम थे तो मैं इसको मुख्तसर ही रखूंगा, और क्योंकि फिर उसके बाद रेगुलर क्लास शुरू होगी तो फिर मैं बिल्कुल ज़ीरो से इसको स्टार्ट करूंगा। अभी बस इसका नो हाउ मैं आप लोगों को दे रहा था। देखिए, आखिरी बात, आप पॉलिटिकल साइंसेज में या किसी और सब्जेक्ट्स में 200 में से ना 150 भी लेते हैं। अच्छा, आईआर में भी लोग 166 तक ले लेते हैं। 200 मार्क्स में से 150 भी ले लें या 200 में से 200 भी ले लें, और आईआर के अंदर आप 200 में से, एक केस में आपको बता रहा हूँ, 200 में से आप 100 भी ले लेते हैं, बस मर मर के भी पास होते हैं, तब भी इसका फायदा। अव्वल तो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि मर मर के पास होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक फिगर ऑफ स्पीच, इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए कह रहा हूँ, तब भी इसका फायदा है।
ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये IRS CSS कहीं से भी पढ़ें, बेशक मुझसे ना पढ़े, मुझ जैसा टीचर तो आपको मिलेगा नहीं, खैर ये तो मुझे यकीन है। कहीं से भी पढ़ें आप, कोई मजबूरी हो आपकी, जहां से भी पढ़ें, आयार आपने लाजमन अपना कोर्स रखना है, लाजमन अपना कोर्स रखना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, बाकी कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें, सवाल नहीं है तो फिर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। और आज इसके साथ हमारे फ्री ओरिएंटेशन क्लासेस ख़त्म हो गई और इंशाल्लाह मंडे से हम अपने रेगुलर सेशंस का आगाज करेंगे। चलें, कोई सवाल है तो पूछ लें, नाबिया को क्लियर है, बाकी आपको कोई भी सवाल हो किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से या IR के बारे में हो या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो यू कैन आस्क। जी कैसर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जिस तरह आप बता रहे हैं कि आईआर है, इसमें काफ़ी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाते हैं। हम्म, तो सर लास्ट में ना मैंने एक इंटरव्यू सीएसएस का देखा था यूट्यूब पे ही। हम्म, तो उसके अंदर सर वो काफ़ी क्वेश्चन आईआर के मुतालिक ही करता है। तो वाकई सर आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा। स्पेशली थैंक यू सर कि आपने मोस्ट सर वेलकम। गाइड किया। और वाकई सर आपकी बात सुन के ना बहुत अच्छा लगा कि वाकई सर जो आईआर है ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इट इसको इज लाजमी तौर पे सर इसको हमें चाहिए कि हम इसको चूज करें, ताकि क्योंकि अगर इंटरव्यू में सर वो हाँ ना आईआर की ले रहा है तो सर डेफिनेटली इट इज सो इम्पोर्टेंट। यस। और कैसर मैं आपकी बात से ऐड करूंगा, न सिर्फ CSS, IR जब आप पढ़ेंगे ना, मैं अपनी कहानी आपको बताता हूँ। मैंने IR से पहले भी मैं किताबें पढ़ता था, डॉक्यूमेंट्रीज देखता था, मुझे ऐसे ऑब्जर्वेशन और डिस्कवरीज का बचपन से शौक रहा है। आई ऑलवेज यूज्ड टू रीड। जब मैंने IR पढ़ा ना, जो कहते हैं ना आपके 14 तबक रोशन होना, आपको चीजें समझ आती हैं। आप मूवीज देखते हो तो मूवीज ऊपर जो चीजें देखे, नॉर्मल बंदा ना चीजों को ऊपर से सरसरी देखता है, IR पढ़ने वाला बंदा ना डीप उसको समझता है कि जो डायरेक्टर ने जो ये मूवी बनाई है, ये जो किताब ऑथर ने लिखी है, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप CSS की सब्जेक्ट्स की बात करें, इंटरव्यू की बात करें, कहीं बैठ के आप बातचीत कर रहे हैं उसकी बात करें, चीज़ों को समझने की बात करें, आर्ग्यूमेंट्स देने की बात करें, इंडीड IR इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग। बाकी आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह करे आप अपने जो भी आपके हदफ हैं उनको अचीव करें, अपने ख्वाबों को मटेरियलाइज करें, और इंशाल्लाह फिर ज़रूर मुलाकात होगी। और अभी मुझे इजाज़त दे दें, और आई हैव अ क्लास, तो मैं थोड़ा सा चंद चीज़ें हैं वो मैं करूँगा और फिर 10:30 तक मैं क्लास ऐसे की लूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू टुडे, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।